नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में। आज हिंदी वर्णमाला की बात की हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अभी बीच में हमने आपको हिंदी साहित्य का जो विकास था उसके बारे में बताया और आज हिंदी वर्णमाला की बात की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं संधि। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की बात की सीरीज इसलिए हमने कह दिया है क्योंकि संधियाँ जो होती हैं वो दो वर्णों के विकार से ही होती हैं। ठीक है, जब दो वर्णों के बीच में ठीक है संबंध होगा, विकार का मतलब संबंध, और वो संबंध परिवर्तित हो जाएगा। वर्ण चाहे आपके स्वर हो जाएं चाहे व्यंजन हो जाएं, ठीक है, तो जो वो परिवर्तन हो रहा, जो विकार हो रहा, वही संधियाँ कहलाती हैं। संधियाँ आप जान लो तीन जगह होती हैं। कहाँ कहाँ पर होती हैं संधियाँ? संधियाँ आपके जब उपसर्ग जोड़ते हैं मूल शब्द में तब संधियों का प्रयोग होता है। संधियाँ मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, एक बेसिक सा अगर जो ये ले लिया जाए, शाब्दिक अर्थ ले लिया जाए संधियों का, तो वो यही कह सकते हैं कि दो शब्दों के बीच का जो जुड़ाव होता है, जोड़ होता है, वही संधि कहलाती है। समास में भी संधि होता है लेकिन वो पदों की संधि है। ठीक है, और यहाँ पर जो संधियाँ जो मूल पढ़ रहे हैं हम, ये क्या है? ये वर्णों की संधि है। तो वर्णों की संधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को पुनरावृत्ति कराना चाहते हैं, रिवीजन कराना चाहते हैं। और रिवीजन वो ये है कि वर्ण आप लोगों ने पढ़े होंगे, वर्णों के बारे में हमने आपको बताया, बस इतना जान लीजिए। उसमें कुछ खास आपको याद नहीं करना है। हमको पता है कि आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे, देखे ही नहीं होंगे, ठीक है, और देखे भी होंगे तो अब तक भूल चुके होंगे। तो बस उतनी पुनरावृत्ति कर लें जितनी हम कराना चाहते हैं आपको। स्वर पढ़ा आपने, स्वर में आपने तीन तरह के स्वर पढ़े होंगे, ह्रस्व पढ़ा है, दीर्घ पढ़ा है और प्लुत पढ़ा है। तो हमको सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ से मतलब है, हम उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं का जो है संधियाँ होंगी। और उधर व्यंजन की बात करेंगे, का से लेके मा तक। ठीक है, का चटा तपा, ये 5 वर्ग आपको बताए थे। इनके सबके जितने भी हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, उन वर्णों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे क ख ग घ अंग, ठीक है, च छ ज झ इया, टा ठा डा ढ ण, पा फा बा भा म, ता था दा धा न। ठीक है, ऐसे ही अब 5 वर्ग आपको याद रखनी है। इन वर्गों की चर्चा हम व्यंजन संधि में करेंगे। व्यंजन की चर्चा व्यंजन संधि में और स्वर की चर्चा स्वर संधि में। तो सर्वप्रथम देखो हमने लिख भी दिया है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान दे लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, जो चेंजेस आ रहे हैं, अंग्रेजी में अगर जो कहते हैं तो जो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया भी, उसे संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय, ठीक है, देव था, ठीक है, यहाँ पे आ था, अब यहाँ से आ गायब हो गया, ये क्या हो गया? देवालय हो गया है। तो ये परिवर्तन हो गया। कैसे परिवर्तन हो गया? दो वर्णों के, यहाँ पर एक वर्ण है और यहाँ पर एक वर्ण है, इन दोनों के मेल से। अब देखिए वह है। और एक चीज हमने आपको बताई होगी व्यंजन में, जब व्यंजन पढ़ाते थे हमने कहा था कि जो व्यंजन होते हैं वो इकलौते नहीं होते हैं। व्यंजन इकलौते ऐसे होते हैं और इनके साथ क्या आता है? आ आता है। ठीक है, तो बस अब इसी के आगे देख लीजिए, पहले शब्द का वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये देखो। ठीक है, तो वह को हटा देते हैं, हमको मेल किसका कराना है? आ और आ का। तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप समझिए इस चीज को। इसी तरह जगत धननाथ। अब जगत धननाथ में दिमाग में एक चीज ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पे तो भैया स्वर है ही नहीं, सर कैसे कर दिए? क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी रेफ लगा हुआ है, यानी हलंत जिसको कहते हैं आप लोग। और उसके आगे ये ना जो है, ना अपने आप में व्यंजन होता है। तो भैया ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपको समझाना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि संधियां होती कैसी हैं। तो ये ता और ना का मेल होता है। ठीक है, तब जब ता और ना का मेल होता है तो ये आपके ता संबंधी नियम में आएगा कि ता था ता था द ध न, यानी वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण से अगर जो मिलता है तो वो 5वें वर्ण को वापस आधा ले आता है और पहला वर्ण खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जब व्यंजन की बात करेंगे तब हम बताएंगे। मनः योग, अब यहाँ पे अह लगा हुआ है तो यानी ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, जहां पे विसर्ग लग जाए तो विसर्ग संधि का उदाहरण है? इस चीज को आप समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। अब इसी का जस्ट अपोजिट, ठीक है, ये तो संधियां थी। ठीक है, जब संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को मूल अवस्था में, यानी इसको वापस इधर लाने हैं। ठीक है, मनोयोग लिखा हुआ है, लिख दिया संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः धन योग हो जाएगा। आपको पता है, आपके सामने लिखा हुआ है इसलिए आप बता देंगे। तो वही संधि विच्छेद हो जाता है, यानी देव प्लस आलय बराबर देवालय, ये संधि हो गई। ठीक है, जुड़ के आया, संधि का मतलब जुड़ना और विच्छेद का मतलब अलग होना। अब देवालय को वापस देवधन आलय में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे ये चीज आपको पता हो जाए तो वो संधि विच्छेद कहलाता है।
क्लियर है यहाँ तक बात? हमने आपको बताया है कि संधियां 3 जगह होती हैं। कहाँ कहाँ पे? जॉइंट्स जो होते हैं वो 3 जगह होते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं? समास में होता है, ठीक है, उपसर्ग जब लगाए जाते हैं तब, उपसर्ग प्रत्यय जब लगाए जाते हैं, और जब आपके जो है संधियां की जाती हैं वर्णों के बीच होता है। तो संधि विच्छेद क्या होता है और संधि क्या होती है, दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। नीचे लिखा हुआ है जैसे परीक्षा धन अर्थी, तो परीक्षार्थी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वागीश लिखा हुआ है, वाक धन ईशा। अब यहाँ पे वापस जो है क्या, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, ठीक। तो अब ये जान लीजिए कि संधियां होती कितनी हैं। तो संधियां चूंकि आपके जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मूलतः, एक होता है स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है, और तीसरी चीज जो अनुस्वार में आती है जिसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो एक तीसरी संधि है जिसको विसर्ग संधि कहा जाता है। तो संधियां कितनी प्रकार की होती? मूलतः संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान भाषा में आपको हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही आसान पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए इस चीज की, ठीक है। हम वो नहीं पढ़ाएंगे ह्रस्व दीर्घ के सामने ह्रस्व दीर्घ आ जाता है तो उसका परिवर्तन दीर्घ में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। है वही चीज लेकिन उसको और सरल करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जान लीजिए कितनी संधियां होती हैं? 3 संधियां होती हैं। कौन कौन सी संधियां होती हैं? 3। स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, और स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। पुनः स्वर संधि की चर्चा करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में। अब आप स्वर को याद कर लीजिएगा कि स्वर में कौन कौन से स्वर होते थे। दीर्घ स्वर होते थे, ह्रस्व होते थे, प्लुत होते थे। हमको प्लुत के बारे में कोई बात नहीं करनी है, हम सिर्फ दीर्घ और ह्रस्व की बात करेंगे। दीर्घ क्या होते हैं? जो बड़े वाले हैं, जितने आ, ई, उ, ठीक है, ये दीर्घ हैं आपके। और ह्रस्व क्या होते हैं? अ, ई, उ, ये ह्रस्व है, ठीक। बस इतनी सी बात करेंगे। बाकी आगे जो आपके हैं ओ, ए, औ, ये ना ह्रस्व दीर्घ में आते नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है इनका, ठीक। वो जब आगे आपको बताएंगे, वृद्धि संधि जब होगी, गुण संधि जब होंगी, तब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तब आपको बताएंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब स्वर संधि के वापस हमने बताया कि 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, 5वां होता है अयाद संधि। अब दिमाग में एक ख्याल भी आ रहा होगा कि कहीं कहीं सूत्र पूछ लिए जाएंगे, तो बच्चा तनिक धैर्य रखो, ठीक है। सूत्रों की चर्चा हम संस्कृत जब पढ़ाएंगे तब उसमें करेंगे। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बेमतलब है सूत्रों की चर्चा करने का। तो जब हम आपको संधियां संस्कृत में पढ़ाएंगे तो वहां पर हम चर्चा कर लेंगे कि सूत्र, हर संधि का अलग सूत्र होता है, कौन सा सूत्र, क्या उपयोगिता है उसकी, और पूछे भी जाते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है यण संधि का सूत्र कौन सा होता है, ठीक है। यण संधि का तो सबको रटा होगा कि इको यणची होता है। वृद्धि संधि का सबको पता होगा, ठीक है। दीर्घ संधि का सबको पता होगा, अकः समण्डे दीर्घा, ठीक है। वृद्धि रेच सबको पता होगा। गुण संधि का सबको नहीं पता होगा। अयाद संधि का सबको नहीं पता होगा, और सबको पता होगा तो नाम नहीं ले पाते होंगे, इतना कठिन नाम है, ऐसा लगता है कि मुंह को यानी जबान को आपकी लकवा मार जाए, ठीक है। तो हम दीर्घ संधि की आज बात कर रहे हैं और दीर्घ संधि पे चर्चा करेंगे। बाकी संधि, दीर्घ संधि के जो उदाहरण है उनकी भी चर्चा करेंगे कुछ। तो आप समझ लीजिए ये दीर्घ संधि लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ह्रस्व या दीर्घ। तो ह्रस्व या दीर्घ है क्या? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा वाला, ठीक है। यहां पे हम नोट कर देते हैं आपको, नहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, ठीक, ये बीच में लिखे दे रहे हैं। ह्रस्व का मतलब क्या है? आ, ठीक है, ई, उ, ये 3 आपके ह्रस्व हैं। और दीर्घ क्या होते हैं? ठीक है, दीर्घ क्या होते हैं? बड़ा आ, ई और उ, ठीक। बस इतना जान लीजिए कि ह्रस्व दीर्घ संधियां आपकी, दीर्घ संधि खत्म, कोई मतलब नहीं है। इतना ज़्यादा पैनिक होने का, कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान भाषा में हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ह्रस्व क्या है? आ, ई, उ। दीर्घ क्या है? आ, ई, उ, बड़ा वाला, ठीक। और यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ ह्रस्व या दीर्घ, ऑब्लिक लगा हुआ है, ह्रस्व या दीर्घ, ब्रैकेट में हमने लिखा है आ, ई, उ, के पश्चात, के पश्चात मतलब उसके बाद में, ठीक है। कौन आ रहा है? ह्रस्व या दीर्घ, वापस यही चीजें आ जाएं, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है इस चीज को कि आ के बाद आ जाए तो कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा? आ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। छोटे आ के बाद बड़ा आ रहा है तो बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएगा। कुल मिला के बड़े आ में ही परिवर्तन होना है, चाहे अ आए, चाहे अ आए, चाहे आ आए, चाहे आ आए, चाहे कुछ भी है, तीनों में से कुछ भी, ठीक है। और वो चीजें यहाँ पे नोट रखी, अ आया तो बड़ा आ,
छोटा आ बड़ा आया तो बड़ा आ, बड़ा आ छोटा आया तो बड़ा आ, बड़ा आ बड़ा आया तो बड़ा आ। ठीक है, इनके सबके उदाहरण पे चर्चा करेंगे। आप बस मूल जान लीजिए केवल कि मूल क्या होता है, क्यों परिवर्तित हो रहे हैं ये चीज और कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसे ही छोटी ई बराबर बड़ी, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। ठीक है, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। ठीक है, जैसे आपको आ में किया है वैसे ई में किया है वैसे ही ऊ में करेंगे। यहां तक बात क्लियर है ना। और यही देखो परिभाषा में लिखा हुआ है, ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात यानी उसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर आ ई और ऊ हो जाते हैं, यानी दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो चाहे ये आए, चाहे ये आए, चाहे सिर्फ यही आए, चाहे सिर्फ यही आए, दोनों। ठीक है, तो परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ में होगा। अब बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो उदाहरण के तौर पर हमने लिया हुआ है क्या, धर्म धन अर्थ। ठीक है, अब हमने आपको वापस चले जाइएगा वर्णमाला में, इसलिए कहते हैं कि संधियां पढ़ने के पूर्व वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वर्णमाला आप हमारी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो वापस वीडियो देखिएगा जाके, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है। ठीक है, और आप समझिएगा जैसे लिखा हुआ है धर्म। ठीक है, अब यहां पे हमने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन बिना आ के अधूरा है। ठीक है, जब सिर्फ व्यंजन की बात करेंगे तो माँ को ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर जो हमने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, माँ प्लस ये है। ठीक है, तब जाके ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आ है। ठीक, और उसके बाद में अर्थ लिखा ही हुआ है तो अर्थ का आ है ही आपका, तो ये क्या है, परिवर्तित हो जाएगा बड़े आ में। और आप देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, मुझे लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा सरल शायद ही कोई कर पाया हो, इससे ज्यादा सरल तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए। इसको मैं साफ कर रहा हूं, बस इसके पूर्व में आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चाहे तो इसका उदाहरण मैं इधर दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे देवालय वाला मैं साफ कर रहा हूं, आप समझिए इस चीज को। देवालय वाले को वापस आते हैं, लिखा हुआ देव, देव का व, ठीक है, आलय और प्लस आलय का आ। ठीक, समझ में आई बात। यहां पे हमने कहा ये व्यंजन है तो व्यंजन के साथ आ स्वर लगा ही हुआ है, तो यहां से हमने वापस आ ले लिया और ये अपने आप में एक स्वर है ही, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, बड़े आ के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो अब समझना इस चीज को, तो ये हो गया व प्लस आ बराबर ये। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देव धन आलय, यानी ये वाला आ कहाँ, इसके अंदर समाहित हो गया और यहाँ पे मात्रा लगे और देवालय लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी तरह का गम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इससे ज्यादा सरल हो भी नहीं सकता भाई साहब, जितना मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक, सेम इसी तरह से नीचे एक संधि विच्छेद वाला उदाहरण दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है परीक्षा धन अर्थी। ठीक है, अब देखो पहले यहां पर छोटा आ था, अब यहां पे क्या है, बड़ा आ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अ धन आ, ये बराबर किसके हो जाएगा, बड़े आ के हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, परीक्षार्थी हो गया। क्लियर है यहां तक बातें ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक, तो आप समझिएगा इस चीज को। इसी प्रकार ई के भी हैं, नीचे लिखा हुआ है अति धन यू। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जगह की कमी है हमारे पास में, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। देखो अति धन यू लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या है, ती है और ई है। ठीक, अब यहां पे भी छोटी ई है और यहां पे भी छोटी ई है, तो ये बराबर किसमें हो जाएगा, बड़ी में हो जाएगा। और वहां पे लिखा ही हुआ है अतियु, तो बड़ी ई कहां लगेगा, इसी ता में लग जाएगा बड़ी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अति धन यू बराबर अतियु हो जाएगा आपका। इसी तरह उ का भी एक उदाहरण ले लीजिए। इन उदाहरणों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में आपसे करेंगे। आज थोड़ा सा हमारे पास स्पेस की कमी है, इसलिए थोड़ा सा हम रुक रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास में सिर्फ दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे, उसके बाद जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। अब जैसे लिखा हुआ है भानु धन उदय, तो हमने आपको क्या बताया, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, भानु का नु धन उदय, ठीक है, उदय का उ, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। और वहां पे देखो लिखा हुआ है भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। ठीक है, ये देखो बड़े उ की मात्रा लगी हुई है, तो बड़े उ की मात्रा ना में लगेगी, है ना।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना का हम विलोप नहीं कर सकते हैं। विलोप किसका कर रहे हैं? ठीक है, विलोप किसका कर रहे हैं हम लोग? उदय का, ऊ का, सॉरी ऊ का विलोप कर रहे हैं। ऊ जो स्वर है इसी का विलोप कर रहे हैं। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को संधियां जो हमने आप अभी तक बताया है बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। अगले वीडियो में हम इसके और भी जितने भी उदाहरण हैं आपके, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, बड़ी बड़ी छोटी बड़ी, और बड़ा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जितने भी उदाहरण हैं आपको सारे एग्जाम्पल हम बताएंगे। और ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे जो आपकी जो पुरानी यानी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। हमारे चैनल एग्जाम प्रेप, आपका चैनल लेखनी से जीतेंगे, हमारे आपके चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार दुलार स्नेह दिखाते रहिए। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।